मिरर, हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्पण। हम लोग मिरर को जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट होगा वो? दो पार्ट में। एक को बोलते हैं प्लेन मिरर, ऐसा मिरर प्लेन मिरर। एक को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, है ना, यानी हिंदी में बोले तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो मिरर में हम लोग को दो चैप्टर पढ़ना है, छोटा छोटा दो चैप्टर। एक समतल दर्पण के बारे में पूरा पढ़ना है और एक पूरा गोलीय दर्पण के ही बारे में पढ़ना है। यानी गोलीय दर्पण में इसका जिक्र नहीं किया जाएगा और इस दर्पण में इसका जिक्र नहीं किया जाएगा। तो हम लोग का जो यह प्लेन मिरर है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पॉलिटेक्निक की एग्जाम के व्यू से यहाँ से अक्सर सवाल एक दो बराबर पूछते रहता है समतल दर्पण से, है ना। अब क्या क्या पूछता है तो उसको जानने से पहले हम लोग मिरर समझ लेते हैं, है ना, कि मिरर कहते किसे हैं, है ना। कल मैंने आपको फिगर से ही समझाया था कि मिरर कहते किसे। हाँ देखिए, आप क्या अपने लाइफ में इतना बड़ा हो चुका है बचपन से, क्या इस तरह का मिरर कभी भी मिला देखने को? नहीं मिला। जब भी आपको मिला होगा या तो रेक्टेंगुलर शेप में मिला होगा, या तो स्क्वायर शेप में मिला होगा, या तो सर्कल शेप में, है ना, या तो सर्कल में मिला होगा, या तो इलिप्टिकल शेप में मिला होगा। कुछ इस शेप में मिलता है मिरर हम लोग को। या तो पूरा लंबा होता है, 100 रुपया पासमान हर एक माल, देखो 100 रुपया पासमान हर एक माल, जिसमें एक लंबा सा मिरर देता है तो एक लंबा जैसा होता है ना। स्क्वायर भी आता है, छोटा वाला 4 फुट, छोटा वाला 4 फुट स्क्वायर भी आता है ना। नहीं तो इस तरह का भी आता है, गोदरेज वगैरह में देखिएगा लगा रहेगा। शादी ब्याह में जब लड़कियों को मिलता है गोदरेज वगैरह मम्मी पापा के द्वारा, तो उसमें इसी तरह का सिर्फ, और नहीं तो इस तरह का भी रहता है, देखे ना। हाँ, अरे हमारे दादा दादी के जमाने में होता था छोटा 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 छोटा, बोले बोले पता था ना। हाँ, तो हम लोग अपने लाइफ में इस तरह के मिरर को देखते हैं, ना कि इस तरह के मिरर को देखते हैं, है ना। तो जब इस तरह का मिरर का देखते हैं तो इसका मतलब क्या है ना, तो इसका मतलब है ये सब का कोई एक आकार है। क्या है? कोई एक आकार होती है। यानी हम दर्पण उसी को कहते हैं जिसका कोई ज्यामितीय आकृति होती है। ज्यामितीय आकृति का मतलब या तो आयत जैसा दिखे, या तो वर्ग जैसा दिखे, या तो वृत्त जैसा दिखे, या तो, है ना, इलिप्टिकल जैसा दिखे, दीर्घकार वृत्त जैसा दिखे। तो इस तरह का शेप में हमें मिरर को देखना पड़ता है। तो वैसे आकार वाले आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं? मिरर। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए किसी मिरर दर्पण होने के लिए उसकी आकृति क्या होनी चाहिए? तो निश्चित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो निश्चित आकृति होनी चाहिए। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये सब निश्चित आकृति है। निश्चित आकृति का मतलब देखने से पता चल जाए कि उसे कहेंगे क्या, है ना। जैसे इसे कहेंगे क्या कहेंगे? आयत, चतुर्भुज, है कि ना बात। आयत के जैसा लग रहा, वर्ग के जैसा लग रहा, वृत्त के जैसा लग रहा, दीर्घवृत्त के जैसा लग रहा है ना। तो निश्चित आकृति का मतलब है कि उसका अपना नाम होना चाहिए, है ना। बताइए इसको क्या कहें? इसका कोई आकार है? अनिश्चित आकृति है। इसे हम लोग दर्पण, दर्पण होने के लिए आकृति क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निश्चित आकृति होनी चाहिए। अनिश्चित आकृति का मतलब उसका एक अपना नाम होनी चाहिए, उसका एक अपना नाम होनी चाहिए, है कि नहीं बात। जैसे हम ही लोग हैं, तो हम लोग का भी एक आकार है, हम लोग का भी एक आकार है कि नहीं बात। तो बचपन का आकार में नाम कुछ अलग है, आकार जब बढ़ता है तो नाम कुछ अलग है, और जब बूढ़ा हो जाते तो नाम कुछ अलग। तो हम लोग का शरीर का आकार के अनुसार नाम रखा था कि नहीं। जैसे बचपन में गोलुआ, भोलुआ, डोलुआ बोलता है कि ना, बोलता है कि ना। थोड़ा सा बड़ा हुए, है ना, तो राहुलवा, राकेशवा, मोहनमा, सुहानमा। और बड़ा हुए तो महतामा, है ना, महतो जी, है ना, पता नहीं कुछ कुछ नाम, पता नहीं जी। जब हम लोग बूढ़े होंगे तो जिस नाम से भी पुकारेगा उस नाम से पुकारेगा या बूढ़ा में नहीं, टाइटल चेंज हो जाएगा, है ना। तो सूट नहीं करेगा। अब 60 साल के बुजुर्गों को कहिएगा ए राजेश जी ये ना होने अच्छा लगता ना अच्छा लगेगा, सूट नहीं करेगा, है ना। तो उसी अनुसार से यहाँ भी सूट नहीं कर रहा है। दोनों
आकृति, ये भी आकृति है, ये भी आकृति है, परंतु ये आकृति देखने में ही लग रहा है अटपटांग जैसा, परंतु देखने में ठीक लग रहा है। तो ठीक क्यों लग रहा है? क्योंकि इसका आकार निश्चित है, इसका आकार निश्चित है, इसका एक विशेष नाम है, इसलिए वो ठीक लगा। अब इसका आकार अनिश्चित है, तो जब अनिश्चित है तो देखने में ही ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए इसका कोई नाम ही नहीं है, इसीलिए इसका कोई नाम। तो बताइए दर्पण को होने के लिए उसका आकार क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए, तो जब आकार निश्चित होगा तो उसमें दो सतह होंगे। कितने सतह होंगे? दो सतह, एगो सामने और एगो पीछे, एगो सामने एगो पीछे, है ना। तो सामने से अगर चेहरा दिखेगा तो पीछे से, अगर सामने से चेहरा दिख रहा है तो पीछे से चेहरा, तो बताइए सामने से चेहरा दिखेगा तो उसे कौन सतह बोलेंगे? परावर्तक। कौन सतह? परावर्तक सतह। अरे तू चेहरवा ऐनकवा के सामने रख ला तो तुहर चेहरवा रिफ्लेक्ट करके तब न दिख लो। आपका चेहरा दर्पण से रिफ्लेक्ट हुआ तब ने आपको नजर आया कि ऐनकवा में हामी है, दूसर पे ना। तो आपका चेहरा दर्पण रिफ्लेक्ट किया तब ने आपको पता चला कि आपका मुड़ी खोपड़ा का फिगर कहाँ है? ऐनक में। अगर ऐनक रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो क्या अपना चेहरा आप ऐनक में देख लोगे? देख लोगे? नहीं देखोगे। और नहीं विश्वास होवे तो ऐनकवा को घुमा के देखना, जो लुक जाए चेहरा ऐनक में, रुकेगा? पिछवाड़ा में रखिएगा, रुकेगा? जिन्हें कभर होता है ना उधर रुकेगा चेहरा? नहीं रुकेगा। इसलिए नहीं होता क्योंकि उधर राजनीतिक होता है। क्या होता है? राजनीतिक पुट लगा होता, कवर लगा होता है ना, जो आपको लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करे। अगर अपना फेस को देखना है तो प्रकाश को क्या करना चाहिए? रिफ्लेक्ट करना चाहिए, है ना, तभी आपका फेस नजर आएगा उसमें, है ना। और फेस वही नजर आएगा जहां पर ट्रांसपेरेंट मीडियम हो। कैसा मीडियम? ट्रांसपेरेंट, एकदम पूरा क्लियर विजिबल एकदम हो, है ना, पूरा विजिबल। जैसे पानी में देखिएगा तो चेहरा दिख जाएगा, शीशा में भी देखिएगा दिख जाएगा, कांच में दिख जाता है कि नहीं, है ना। एकदम वहां पर पूरा एकदम विजिबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब ऐसा में देखो, देखो ऐसा में चेहरा देखो तो नजर तो हाँ नजर, बोर्ड में नजर तो ना नजर, है ना। देखा बताओ, नाक में नजर आओ, नाक नाक, अरे नाक नजर आ रहा है की बोला नहीं? हाँ देखो, है ना, देखो या देखो मुंह है, है ना, है ना। देखो एकदम शूट कर दे रहा है, देखो एकदम सेट कर दे रहा है ना, बोलती देखो वो सेट हुआ जो भी है ना, बस 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 बस, ठीक है। तो दर्पण में आपको मुख्यतः दो बात याद रखिए। नंबर फर्स्ट बात कि दर्पण का आकार कैसी होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? और इसमें कितने सतह होनी चाहिए? इसमें कितने सतह होती है? एक सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह और एक सतह को बोलते हैं राजनीतिक सतह। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि दर्पण में कुल कितने सतह होते हैं? 3। कितने? तो अगर एक सतह को परावर्तक सतह कहेंगे तो दूसरा सतह क्या कहेंगे? राजनीतिक सतह। क्या कहेंगे? और इसी परावर्तक सतह और राजनीतिक सतह को लेकर दर्पण को कितने भागों बांट दिया गया? 2 भागों। कितने भागों में? तो दर्पण को जब हम लोग बांटते हैं तो उसके आकार के अनुसार बांटते हैं। किसके अनुसार? आकार के अनुसार। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे तो टोटल कितना निश्चित आकार बनाया? 4 बनाया। 2 चरखुट बनाया, 2 वृत्त आकार का बनाया। और जो चरखुट बनाया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। और जो वृत्त जैसा बनाया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण। क्या बोलते हैं? यानी समतल दर्पण होने के लिए सतह समतल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समतल होनी चाहिए। या तो चतुर्भुज के रूप में, या तो आयत हो, या तो वर्ग के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। परंतु गोलीय दर्पण को होने के लिए सतह को वृत्तीय होना चाहिए। समतल, वृत्तीय का मतलब कर्व, वृत्तीय का मतलब कर्व, वक्र, वृत्तीय का मतलब वक्र होनी चाहिए, कर्व होनी चाहिए। और जिस दर्पण का सतह कर्व होगा, गोलाकार होगा, वृत्तीय होगा, तो उसे हम लोग गोलीय दर्पण बोलते हैं।
और जिस दर्पण का सतह समतल होगा, प्लेन होगा, रैखिक होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। तो देखिए, दर्पण हो या दर्पण का प्रकार को डिफिनेशन रखना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि यहाँ से सर सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो बनाएंगे कैसे। तो सवाल ऐसा ही पूछे जाएंगे जैसे मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। फिर से आपसे सवाल ऐसा ही पूछेगा कि बताइए, दर्पण की आकृति होती है 4 ऑप्शन, निश्चित होती है, अनिश्चित होती है, दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं होती। क्या होती है? क्या होती है? अनिश्चित का मतलब समझ में आया? निश्चित का मतलब देखने में अच्छा लगे और उसका एक नाम हो, उसका एक नाम भी हो। कोई दिक्कत? फिर पूछेगा लगले कि बताइए, दर्पण में कुल कितने सतह होते हैं? 2, 1, 3, 4। कितने होते हैं? कितने होते हैं? तो अगर यहाँ पर बोल देगा कि एक परावर्तक सतह है, तो दूसरे सतह को क्या कहेंगे? दूसरे सतह को क्या कहेंगे? रजनी सतह। क्या? और कभी कभी तो ज्यादा हद तब होता है, ज्यादा प्रॉब्लम तब होता है जब लगले इहो क्वेश्चन ना पूछ देता है कि बताइए, दर्पण का जो रजनी सतह होता है वो किस कलर से पेंट होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड से संस्कृत है। इसीलिए इंग्लिश में उसे बोलते हैं सिल्वर्ड सरफेस। कौन सरफेस? दर्पण का जो पीछे वाला पिछवाड़ा जो रना होता है, आज घर पे जाइएगा, है ना, देखो, अगर प्रैक्टिकली समझना है तो नुकसान तो सहना पड़ेगा। आज घर पे जाओ, नकवा को फोड़ दो, अब फोड़ने वाले नकवा के पिछवाड़ा जब देखोगे तो चांदी का जैसा कलर होता है उजला उजला, वो इसमें पेंट से एकदम बोतल रहेगा, देखिएगा दौर से। हाँ, तो इसीलिए उसको बोलते हैं सिल्वर। क्या बोलते हैं? सिल्वर। और हाँ, ब्लू कलर तो उस पर लगाया जाता है कि बाहरी किसी तरह का प्रभाव उस पर ना पड़े। ब्लू को जब छोड़ाएगा ना तो उज्जर उसमें निकलेगा, कुछ निकलेगा उज्जर जैसा निकलेगा। अब ब्लू कलर काहे होता है तो हम बता रहे हैं क्या होता है, क्योंकि सिल्वर एक कंपाउंड नहीं है, सिल्वर एक मेटल है, धातु है, वो भी महंगा धातु है कि नहीं बात? तो बताइए, केकरो पेनल नहीं मिल रहा, तू है नकबे में पोतवा, वो नकबे में पोतवा। और सिल्वर का लेप होता है। सिल्वर जो धातु होता है, जैसे हम लोग बाजारों में जाते हैं, जैसे जनता गया, गंदा हो गया, पायल गंदा हो गया, सिकड़ी गंदा हो गया, कड़ा गंदा हो गया, समझ रहे बात? ये सब चांदी का जब गंदा होता है तो सोनार ही जाते हैं चमकावे ले, जाते हैं कि नहीं? नहीं जाते हैं? ये सोनार जी, ये लोहार जी, लोहार के पास ना है तो गड़बड़ा देगा, है ना, वो आग में छोड़ के आप पार कर देगा। ठीक है, तो सोनार के हम लोग पास जाते हैं तो पायल वगैरह गंदा होता है, धूल गंद जम जाता है तो पूरा कलर उसका हो जाता है, नहीं तो सोनार का पूरा उसको लगल के बरस लगल के पूरा नया कर देता, नहीं कर देता है। तो वो सब का जो गाद होता है, वो सब का गाद बिकता है, वो सब का गाद क्या होता है? बिकता है। नहीं तो जो हीरा, जहाँ हीरा का कंपनी, जवाहरत कंपनी, जहाँ पर बड़े पैमाने पर हीरा है ना, सोना चांदी का कारोबार होता है, तो वहां पर कटिंग होता है। क्या होता है? सोना चांदी का कटिंग होता है। तो उस सब का जो चूर्ण होता है ना, उस सब का जो चूर्ण होता है, उसी को गलाकर उसका घोल बनाया जाता है, और उस घोल का इस्तेमाल हम लोग बड़े बड़े मिरर बनाते हैं, तो उसके पिछवाड़े को पेंट करने में इस्तेमाल करते हैं। और उस सिल्वर के साथ उसका 2 सहोदर भाई होता है, और कौन? तो क्लोरीन और ब्रोमाइड। क्लोरीन और ब्रोमीन, ब्रोमाइड से ही ब्रोमीन है, ठीक है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों सहयोग करता है सिल्वर को, और जैसा महंगा ऐनक बनाना है तो उस अनुसार से ऐनक के पीछे पुताई करती है ना। जैसे आप देखेंगे 5 स्टार होटल वगैरह में जाइए, 5 स्टार सैलून वगैरह में जाइए, जहाँ एसी लगल है, टीवी लगल है, बैठले बैठले पानी पिएला का व्यवस्था है, वैसा सैलून में कभी चल जा, है ना, बताइए 100 रुपया। ऐसा सैलून में जहाँ बाल कटाई का 100 रुपया लगता हो, तो समझो उस सैलून का स्टैंडर्डिटी क्या होगा? घूमे वाला चेयर रहेगा, मुड़ी झुकावे वाला चेयर, एसी रे, पंखा तो छोड़ो रे, ऐसा वैसा फैसिलिटी देगा, है कि नहीं? आप ही के भाषा बोल रहे हैं, ऐसा वैसा फैसिलिटी देगा कि आपको भी लगेगा चलो 100 रुपया कुछ नहीं दिए। और सबसे आसान गांव वाला नाम,
चाहे धुआं में बैठा देगा और जब बालू छाटल हो जाएगा तो पतिया पजवल नहीं रहता, ओकरे से चपाक समन मारेगा, आशीर्वाद देगा, चल भाग। हम बड़ी पिटाए थे तब, हमको नाई जी खूब मारते थे। जब भी बाल छटाने जाते थे ना तब बालिका छाट लेते थे, और जैसे ही छटा लगा तो तू लबड़वा जैसे होता था ना, चटाक चटाक चल भाग, है ना। तो बुदरू थे, तो बुदरू में जानवे करते कौन श्लोक निकलता है मुंह से, है ना। हाँ, सब कुछ सबका निकलता ही है। बुदरू ने कोई पीट देगा तो मुंह से निकल ही जाता श्लोक, सबका निकला है, मेरा भी निकला, आप लोग का भी निकलता है। चलिए बात की बात होगी, चलिए अब आते हैं टॉपिक में, ठीक है। तो दर्पण में समतल दर्पण, गोलीय दर्पण सिंपल में समझना है कि जिस दर्पण का सतह समतल होंगे उसे क्या कह देंगे। जिस दर्पण का सतह समतल होंगे, प्लेन होंगे, रैखिक होंगे उसे कौन दर्पण बोलेंगे। और जिस दर्पण का सतह वृत्तीय होगा, गोल होगा, कर्व होगा उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। क्या कहेंगे। तो दर्पण में दोनों मोटा मोटी हम समझेंगे कि दर्पण होने के लिए आकार निश्चित होनी चाहिए और सतह कितने होनी चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे। यानी दर्पण एक निश्चित ज्यामितीय आकृति का होती है जिसमें दो सतह होते हैं, जिसे परावर्तक सतह और रजनी सतह कहते हैं। और दर्पण को परावर्तक सतह के अनुसार कितने भागों में बांटा गया। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल था तो उसे समतल दर्पण बोला गया, और जिसका तृतीय था, गोल था, कर्व था उसे गोलीय दर्पण बोला। तो गोलीय दर्पण में थोड़ा झंझट हुआ, थोड़ा सा झंझट इस बात पर लेकर हुआ, जब गोलीय दर्पण को बीच से तोड़ा गया तो दो भाग में ये बढ़ गया, और जब ये दो भाग में बढ़ गया तो इधर वाला भाग कुछ अलग जैसा काम करने लगा और इधर वाला भाग कुछ अलग जैसा काम करने लगा। जब समतल दर्पण को बीच से तोड़े तो दो टुकड़ा हुआ, तो दो टुकड़ा हुआ तो जैसा ई भाग काम कर रहा था वैसा ई भाग, ये दोनों दर्पण एक ही जैसा काम कर रहा था, एक ही जैसा काम कर रहा था। परंतु जब गोलीय दर्पण को जब बीच से सब दो भागों में बांट दिया गया तो ये भाग अलग काम करने लगा और ये भाग कुछ अलग जैसा काम करने लगा। तो बोला भाई अगर ऐसा गड़बड़ है तो फिर दिक्कत है कि अगर गोलीय दर्पण को अगर हम बीच में तोड़ देते हैं तो ये अलग जैसा बिहेव करेगा, ये अलग जैसा बिहेव करेगा, तो गड़बड़ है। तो बोला कुछ नहीं गड़बड़, अगर दोनों अलग अलग जैसा काम कर रहा है तो उसको अलग अलग बांट दो, क्या दिक्कत है। अलग अलग जैसा व्यवहार कर रहा है तो अलग अलग बांट दो, है कि नहीं बात। अरे घर में सब बेटा का जब सहमति है तो बंटवारा मत करो, और जब सबका सहमति है ये नहीं है, वो करा हम अलग ही रहेंगे, वो करा हम अलग ही रहेंगे, तो माँ बाप बंटवारे नहीं कर देगा, नहीं करेगा तो इस सप्ताह में डुकिया देगा सब अपने में, माथा फाड़ेगा, कपार फाड़ेगा, जेल जाएगा, केस मुकदमा फलना ढेगना पता नहीं कुछ होगा। इसलिए माँ बाप सोचता चल भाई तुम तरह की अलगे कमाएंगे खाएंगे रहेंगे तो जो रहेगा वो कोठरी दे देगा जो रहेगा। अभी जिंदा ही मरबो तो बंटवारा, जिंदा है तो अलग रहने के लिए बोला तो एक रूम दे देते हैं, सब ऊपर में कच्चे बच्चे रहोगे चुपचाप जाके, है ना, आराम से रहे जिंदगी गुजारी, है ना। तो यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि जब एक दो टुकड़ा में बटा तो दोनों अलग अलग तरह काम करने लगा। तो जब अलग अलग तरह काम करने लगा तो वो दोनों का अलग अलग नाम रखा गया, यानी इसे जब दो टुकड़ा में बांटा गया तो इसको हम लोग दो अलग अलग नामों से जानने लगे। यानी गोलीय दर्पण को कितने नाम से जानने लगे, दो नाम से, और वह दो नाम था, एक उत्तल दर्पण और एक था अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण। तो ऑब्जेक्टिव पूछ देगा यहां से कि बताइए उत्तल दर्पण किस दर्पण का भाग होता है, किस दर्पण का भाग होता है, या अवतल दर्पण किस दर्पण का भाग होता है, और गोलीय दर्पण किसका भाग होता है, किसका भाग होता है,
और इसका तो कोई असर नहीं पड़ा, इस पर तो कोई, इसीलिए समतल दर्पण का कोई भाग नहीं होता है। क्योंकि जब इसे दो टुकड़ा में बांटा गया तो दोनों एक ही जैसा काम किया, दोनों एक ही जैसा काम। तो जब दोनों एक ही जैसा काम किया तो फिर इसका भाग कहाँ हुआ? परंतु जब इसे दो भागों में बांटा गया तो दोनों अलग अलग काम करने लगा, तो दोनों अलग अलग काम करने लगा तो वो दो नामों से जाने जाने लगा। एक को बोल दिया गया उठल, एक को बोल दिया गया धसल, एक को बोल दिया गया उठल, एक को बोल दिया गया धसल। ठीक है, तो उठल का मतलब उतल, धसल का मतलब अब। क्योंकि ये दोनों का इंग्लिश से मीनिंग आया है। इंग्लिश इसे हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स, क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर, और इसे बोलते हैं कनकेव मिरर, है ना, कनकेव मिरर। अब केव का मतलब गुफा होता है। केव का मतलब क्या होता है? गुफा। और कोई भी गुफा देखते हैं धंसा हुआ रहता है, कैसा रहता है? धंसा हुआ। कोई भी गुफा धंसा हुआ रहता है, कुछ इस आकार का रहता है, गोलाकार आकार का, इस आकार का। ठीक है ना, इसीलिए उसको हम लोग अवतल बोलते हैं। क्योंकि केव का मतलब होता है धंसा हुआ, तो धंसा हुआ का मतलब होता है अवतल। भेक्स का मतलब होता है उठा हुआ, क्या होता है? उठा हुआ। भेक्स का मतलब उठा हुआ, है ना, इसीलिए इसे हम लोग उत्तल बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये सब का डिफिनेशन से ही पॉइंट बनता है, फिगर से ही पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग दर्पण की चर्चा कर लिए हैं, इसको लिख लेते हैं और एंट्री हम लोग फिर यहाँ मारते। तो चलिए डैश बनाइए, दर्पण और फटाक में लिखे बिना देर किए हुए। हाँ, लिखा जाए वैसी आकृति, वैसी आकृति जिसकी निश्चित ज्यामितीय, वैसी आकृति जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। वैसी आकृति जिसकी निश्चित ज्यामितीय, वैसी आकृति जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, जिसमें जिसमें दो सतह, जिसमें दो सतह होते, जिसमें दो सतह होते, जिसे जिसे परावर्तक सतह एवं, जिसमें दो सतह होते, जिसे परावर्तक सतह एवं रजती सतह, जिसे परावर्तक सतह एवं रजती सतह कहा जाता है। दो सतह होते हैं जिसे परावर्तक सतह एवं रजती सतह कहा जाता है। अब इसमें नोट करके लिखिएगा, नोट करके, नोट करके नंबर फर्स्ट, नोट करके नंबर फर्स्ट। दर्पण हमेशा, दर्पण हमेशा कांच, कांच मतलब ग्लास, कांच मतलब ग्लास, दर्पण हमेशा कांच की बनी होती है। दर्पण हमेशा कांच की बनी होती है। दर्पण हमेशा कांच की बनी होती है। अगर पूछेगा आपको कि बताइए दर्पण हमेशा किस वस्तु का बना होता है, तो कांच का। किसका बना होता है? कांच का बना होता है। आप लोग देखो भी आपको पता ही होगा, ये ना तो ईटा का बना होता है, ना तो टीन का बना होता है, ना तो सोना का बना होता है, ना तो चांदी का। ये सिर्फ किसका बना होता है? कांच। फिर भी आप जैसे देखिए बाबू, मेरा कहना क्या मतलब है, जब आप लेंस में भी देखोगे, पानी में भी देखोगे तो चेहरा दिख जाएगा। तो जिस वस्तु में चेहरा दिख जाए वो वस्तु दर्पण नहीं होती है। मेरी बात समझ में आ रहा है? साफ पानी में भी चेहरा साफ साफ दिखता है,
साफ पानी में वस्तुओं का पहचान होता है। क्या मैं अगर पीने वाला पानी में 5 रुपया का सिक्का गिरा दूंगा तो ऊपर से नहीं पता चलेगा कि कै रुपया सिक्का है? पता चलेगा कि नहीं? चलेगा कि नहीं? बिल्कुल चलेगा। 10 रुपया का सिक्का गिरा होगा तो 10 रुपया नजर आएगा, आयटा गिरा होगा तो आयटे नजर आएगा, पैसा नजर नहीं आएगा। पैसा नहीं है कि अगर हम पानी में भी किसी वस्तु को साफ साफ दिख रहे हैं तो वो दर्पण ही है, नहीं। हम वस्तु को तो साफ साफ देख सकते हैं, परंतु वह किस वस्तु का बना होना चाहिए? कांच का बना होना चाहिए। किस वस्तु का? कांच का बना होना एकदम हमेशा चाहिए, जरूरी है, कांच का ही बना होना चाहिए। सेंटेंस देखो मैंने क्या लिखा है, हमेशा। दर्पण हमेशा बनी होती है किससे? कांच से। हमेशा कांच से बनी होती है। ना तो ये पानी से बनेगा, ना तो हीरा से बनेगा, ना तो लेंस से बनेगा, ना तो प्रिज्म से बनेगा। सिर्फ एक ही पदार्थ से बनेगा। उस पदार्थ का नाम क्या है? कोई दिक्कत? अब पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए दर्पण किस पदार्थ की बनी होती है? अगर ऑप्शन दे दे 4 ऑप्शन में, कांच की बनी होती है, लेंस की बनी होती है, प्रिज्म की बनी होती है, रेशम की बनी होती है, क्या मारिएगा? कांच मारना है। क्या मारना है? कांच मारना। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे, नंबर सेकेंड। दर्पण को परावर्तक सतह के अनुसार, दर्पण को परावर्तक सतह के अनुसार 2 भागों में बांटी गई है। दर्पण को परावर्तक सतह के अनुसार 2 भागों में बांटी गई है। 2 भागों में बांटी गई है। दोनों का नाम लिख लेंगे पहले और उसके बाद हम लोग आगे डिटेल चलेंगे। फिर दोनों का नाम लिख लेंगे यहीं पर, हिंदी इंग्लिश साथ में। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। मोबाइल साइलेंट करेंगे बाबू। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, और इसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ये दोनों लिख लेने के बाद नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे, ठीक है? मेन हेडिंग चलेगा। फिर दोनों लिखने के बाद मेन हेडिंग बनाएंगे समतल दर्पण। ये मेन हेडिंग चलेगा अब आपका, जो आपके सिलेबस के अनुसार इसे चैप्टर का नाम दे दिया गया है ना? यानी आप अपने सिलेबस में देखिएगा तो पहला चैप्टर लाइट में पूरा के पूरा समतल दर्पण के ही बारे में खाली पढ़ना, उसमें गोलीय दर्पण आएगा ही नहीं। चलिए बिना लेट किए हुए इसमें डैश बनाएंगे। मेन हेडिंग आप बनाइए समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण। और नीचे डैश देंगे। अब कुछ बातें लिखिए, बाकी का बातें चर्चा करने के बाद लिखेंगे। बताइए समतल दर्पण किसे कहेंगे बाबू? किसे? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो या चिकना? समतल हो या उसी को क्या कहेंगे? समतल। जिसमें कोई जान नहीं था, जिसमें कोई जान ही नहीं था। इसमें जान है क्या? जान तो तब है जब यहां से विभिन्न प्रकार के सवाल इस समतल दर्पण को 30 डिग्री से घुमाएंगे तो प्रतिदिन कितना डिग्री से घूमेगा? समतल दर्पण देने कोई 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ेगा तो प्रतिदिन कितना से दौड़ेगा? 2 समतल दर्पण को 90 पर रखेंगे तो कै गो बीच में प्रतिबिंब बनेगा? 180 पर रखेंगे तब बीच में कै गो प्रतिबिंब बनेगा? समानांतर रखेंगे तब कै गो बीच में प्रतिबिंब बनेगा? और समतल दर्पण का त्रिज्या कितना होगा, फोकस दूरी कितना होगा,
प्रतिबिंब केने बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, विचलन कोण का मान कितना होगा, बहुत प्रकार का सवाल यहाँ से पूछे जाते एग्जाम में। और जितना भी बचे है ना सभी पूछले है, ऑलरेडी सब पूछा हुआ है, इसलिए आपको सारा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, सारा बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन साल कौन पॉइंट में पूछेगा वो हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ना तो कोई मास्टर कर सकता है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप पूरे तरह से प्रिपेयर होके जा रहे हैं कि नहीं। अगर आप 10 बात याद रखते हैं तो एक बात जरूर पूछे वहां पे, और अगर आपको 10 बात में से एक बात आपको याद है तो 5 नंबर जरूर वहां उठाइएगा, है ना। चलिए तो लिखिए, डैश देके लिखिएगा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होती है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होती है, उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे में फिगर दिखा दीजिए, ये फिगर आपको दिखाना है, ठीक है। अब इस फिगर के नीचे 2-3 फिगर मैं बना रहा हूं सिंपल में। हाँ, अब 2 फिगर यहां दर्शा दीजिएगा, रेक्टेंगुलर शेप में, एक स्क्वायर शेप में, ठीक है। एक आयताकार शेप में, एक वर्ग शेप में दिखाएंगे, ठीक है। ये सब आपका हो गया समतल दर्पण। अब इसमें इसका कुछ इतिहास है, समतल दर्पण का अपना कुछ इतिहास है। उस इतिहास को हम, सारे इतिहास को हम नोट पॉइंट करके लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। सारे पॉइंट को हम नोट कर करके लिखवा दे रहे हैं और समझा कर लिखवा दे रहे हैं। चलिए तो फिगर दिखा देंगे आप, है ना। इसी को हम लोग चारों तरफ से मोड़ते हैं, इसी को चारों तरफ से मोड़ते हैं। अगर लंबा ऐनक बनाना है तो लंबा आकार रखिए, अगर छोटा मोटा बनाना है तो छोटा मोटा आकार रखिए, है ना। ठीक, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप है, ये आपका स्क्वायर शेप है। आयताकार दर्पण, आयताकार दर्पण और वर्गाकार दर्पण, ठीक है। जिसका सतह क्या दिख रहा है आपको, समतल। दिख रहा है पूरा, क्या दिख रहा है, रैखिक है ना, रैखिक है ना। रैखिक का मतलब समतल, रैखिक का मतलब समतल। अब लिखिए इससे रिलेटेड सारा पॉइंट। पहला पॉइंट लिखिएगा, समतल दर्पण का पहला पॉइंट, ठीक है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, हमेशा काल्पनिक, कौमा सीधा, काल्पनिक कौमा सीधा एवं वस्तु के बराबर, एवं वस्तु के बराबर बनती है, एवं वस्तु के बराबर बनती है, वस्तु के बराबर बनती है। जैसे में मेरे साथ साथ सभी लोग फिगर बनाएंगे। जैसे में मैं 2 फिगर बना रहा हूं, छोटा छोटा आपको भी 2 फिगर बनाना है, ठीक है। यहां पर मैं कोई वस्तु रख दिया, ठीक है।
ये कोई मोमबत्ती है जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, तो यहाँ से एक किरण यहाँ आएंगे, ठीक है, एक किरण यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको नीचे में डॉटेड करके लाना है। सबसे पहले इसको डॉटेड ला दी। देखिए ये बिना स्केल और इंच के मदद से अगर आपको फिगर कंप्लीट बनाना है तो उसके लिए थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम देखिए दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एक को भेज दीजिए इधर, एक को भेज दीजिए इधर, एक रिटर्न हो गया। किरण आ रहे हैं सतह से टकराकर, एक उधर भाग गए एक इधर भाग गए, ये आपस में कभी नहीं मिलेगा, ये हमेशा फैलते चला जाएगा। तो जब वास्तविक में नहीं मिलता है तो हम लोग इमेजिंग करते हैं कि पीछे मिलने की संभावना है कि नहीं, तो पीछे के लिए हम लोग इमेजिनरी लाइन खींचते हैं। तो इमेजिनरी लाइन खींचते हैं तो देखते हैं कि दोनों जहां कट कर गया एक जगह, तो जहां कट कर गया वहीं से ऊपर हम क्या बना देते हैं, प्रतिबिंब बना देते हैं, है ना। तो ए अगर नाम देते हैं इसका ओ ए, ये हो जाएगा ओ ए डैश, ठीक है। और एक इसका कंप्लीट फिगर देखिए, ये पृथ्वी है और यहां पर एक दर्पण को खाड़ कर दिए, इसे देवलिया में टांगते हैं, याद है, दीवार में इसी तरह से टांगते हैं। अगर दीवार में दर्पण को टांगते हैं और मोमबत्ती को अगर आप यहाँ रखते हैं या मोमबत्ती को यहाँ रख दिया, इस मोमबत्ती का फिगर आगे कभी नहीं बनेगा। आगे अब देखिए ऐनकवा में जब हम लोग देखते तो ऐनक शीशा फोड़ के बाहर आ जाता है, ऐनक में हम लोग का चेहरा जो बनता है वो शीशा फोड़ के बाहर आ जाता है। अरे आया है किसी का, वो फिल्म वगैरह में भूत ऊत का आता है, फिल्म वगैरह में किसका आता है, भूत देखते हैं फिल्म वगैरह में, ऐनकवा फोड़ के भूत बाहर निकलेगा, ठीक है। हाँ बिना फोड़े भी एकदम हथवा निकाल कर हम टान लेगा, मुड़िया खींच देगा, नहीं तो सब फिल्म वाला कहानी है, रियल में नहीं है ना। तो मोमबत्ती को रखा जिसका नाम मैंने ए ओ ए दिया, ओ ए दिया, और इसका इमेज दर्पण के पीछे बनेगा बराबर आकार का और काल्पनिक बनेगा, और इसका मैंने नाम ओ और ए डैश दिया, ओ और ए। तो दर्पण के सतह से जहां है वस्तु उतना ही दूर पे कौन है, प्रतिबिंब। जितना दूर वस्तु उतना ही दूर प्रतिबिंब। अगर हम मान लिए, अब देखिए इसमें मैक्सिमम बच्चे 10वां पढ़े हुए हैं, है ना, कुछ लोग नहीं है तो समझ रही आसानी से। देखिए दर्पण से अगर वस्तु दूर होता है तो उसे हम लोग वस्तु दूरी बोलते हैं। दर्पण से इधर कौन है, वस्तु, तो वस्तु दूरी बोलते हैं, और इधर कौन है, प्रतिबिंब, तो दर्पण से प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। तो वस्तु दूरी अगर दर्पण से देखते हैं तो यू, वस्तु दूरी को कोई चीज से सूचित करते हैं, यू से, अब प्रतिबिंब दूरी को, प्रतिबिंब दूरी को, तो जानते हैं इस दर्पण का क्या खासियत है। इस दर्पण का एक लाजवाब खासियत है कि जितना दूर वस्तु होता है उतना ही दूर प्रतिबिंब, जितना दूर वस्तु होता है उतना ही दूर। और इसका मजेदार खासियत एक और है कि जितना लंबा ई होता है उतना ही लंबा प्रतिबिंब भी। ऐनकवा में जाना है ना, एक हाथ दूर रहना तो नकिया अपना को दिखेगा, पूरा नकिया सटाना है ऐनकवा में तो नकियो बड़ा दिखेगा। देखिए ये सब प्रयोग करे वाला चीज है। ऐनक से दूर रहोगे ना तो जैसा शरीर वैसा दिखेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना, शरीर बढ़ते जाएगा ऐनक में, और आगे जाना शरीर और लंबा होगा, और आगे जाना पूरा लंबा हो जाएगा। यानी पूरा सटा दिया था नाक कान मुंह पूरा, तो पूरा का महीना का मुंह सटा देगा, आज भिड़िए जाता सीधा फूटिए जाएगा, है ना। तो आपका नकल हमेशा करेगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब आप ही का नकल हमेशा करेगा। जितना दूर जाओगे उतना ही दूरी जाएगा, जितना लंबा में रहोगे उतना ही लंबा में रहेगा। बस अंतर यही है कि आप शीशवा के आगे रहिएगा तो शीशवा के है अंदर रहेगा। तो हम लोग सेफ है, हम लोग को बाहर निकल के मार नहीं सकता। ये सब फिल्म वगैरह होता है ना, कि आपका छाया ऐनक में दिखेगा, नहीं देखते हैं किसी के शरीर फिल्मिया में, फिल्म में किसी के शरीर में अगर भूत समा जाए तो इधर उधर देखिएगा तो नहीं नजर आएगा, परंतु ऐनकवा के सामने खड़े रहे ना तब नजर आएगा।
हमारा चेहरा अलग है, नकवा में कुछ अलग दिख रहा है। नकवा में जिसका चेहरा दिख रहा है वो आपके अंदर जो घुसल है ना आत्मा, उसका चेहरा है नकवा में दिख रहा है। ठीक है, तो सब फिल्म वगैरह में दिखाता है। तो ये मैंने 2 फिगर बनाया हुआ था। इसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीट फिगर, इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट फिगर। यानी कॉन्सेप्ट के आधार पे यही फिगर सटीक माना जाता है, परंतु हम लोग रफली फिगर का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि बच्चा को कंप्लीट पता चले कि दर्पण के आगे है तो प्रतिबिंब पीछे बना, जितना दूर वस्तु है उतना ही दूर प्रतिबिंब है, जितना लंबा वस्तु है उतना ही लंबा। तो यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूं नीचे में, जैसे करके है ना, जहां मैं लिख रहा हूं ओ ए, तो ओ ए का मतलब इसे हम लोग बोलते हैं वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की, और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एच ओ, एच आई नहीं एच, ठीक है, नहीं तो एच आई, एच लिखिए या एच ओ लिखिए। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वस्तु। ऑब्जेक्ट को हिंदी में वस्तु बोलते हैं। और अगर हम दूसरा देखेंगे ओ ए डैश, ओ ए डैश दिख रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसका ऊंचाई? प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये समझ में आ रहा है? कुछ लिख रहे हैं? कुछ है शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। तब प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग एच डैश लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एच डैश। और एच डैश को हम लोग एच आई, आई का मतलब इमेज, आई का मतलब। अब हम फिगरों में दिखाना चाहते हैं आपका, हम फिगरों में दिखाना चाह रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक जो होगा वो एच डैश होगा। क्या होगा? एच डैश नहीं तो एच आई होगा यहां तक। और ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक जो होगा ये आपका एच होगा, नहीं तो एच होगा। फिगर में दिखा दिए, तो यहां भी हो जाएगा कि ना, यहां भी हो जाएगा एच और ये हो जाएगा एच डैश। और नहीं तो एच को अगर आप एच ओ लिखते हैं तो एच डैश पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? एच लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 चीज दिखा दी मैंने, 2 चीजें मेरे को भी आप दिखाना है ना। कौन कौन चीज दिखाना है? तो यहाँ पर मैं ले लेता हूं कुछ, है ना, बी ले लू, बी ले लिया, बी ले लिया ना बी। तो अगर यहाँ पर मैं बी ले लिया हूं तो देखो तो ओ बी, तो ओ बी को हम लोग वस्तु दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को मैंने क्या लिखा? यू। क्या लिखा? यू। और वो दोनों ओ बी हो जाएगा नहीं, इधर ओ भी हो गया उधर हो गया। ठीक है, अच्छा क्या दिख रहे है ना, दोनों में तो कॉमन आ गया है ना। अच्छा रह देते हैं ऐसे, इसको हटा देते हैं, खाली डायरेक्ट लिखते हैं वस्तु दूरी। डायरेक्ट क्या लिखे हैं? तो वस्तु दूरी क्या दिखा? यू। और डायरेक्ट लिखते हैं प्रतिबिंब दूरी। कौन दूरी? प्रतिबिंब दूरी। और प्रतिबिंब दूरी क्या है? क्या है ना। ये इतना लिखना है फिगर की मदद से, और लिखने के साथ साथ हिंट, यही है मजेदार बात। हिंट वाला बात हमेशा आपको याद रखना। हिंट आप में कहता है कि एच जो है वो एच डैश के बराबर होता है, और यू जो है वो किसके बराबर होता है? ही के बराबर होता है। पता है एच का मतलब किसका ऊंचाई, और एच डैश का मतलब यानी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई बराबर नहीं है कि ना? बराबर है। और यू का मतलब, अभी का मतलब, अरे दोनों क्या आपस में? तब पूछेगा बताइए किस दर्पण में हमेशा, किस दर्पण में हमेशा वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर या वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है? किस दर्पण में? समतल दर्पण में हमेशा यह घटना घटती है, चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों बराबरे होगा और दोनों बराबरे दूरी पर भी रहेगा। परंतु और कोई दर्पण में खासियत नहीं होता। ठीक है, इतना आपको फिगर के पास दिखाना है कि ताकि आगे हम पॉइंट लिख पावे तो सब कुछ आपको फिगर पर से समझ में आ जाए। ठीक है, एक तक पॉइंट हम फिगर से लिख दिए, इतना उतार लिखिए आप। ठीक है,
आप इसी फिगर की मदद से देखिए अब कितना पॉइंट पूछता है एग्जाम में, इसी फिगर की मदद से पूछेगा। पहला पूछेगा बताओ काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? दर्पण के आगे की पीछे? आगे ना, घूर के पी जाइए। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। तो बताओ वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, हमेशा। तो बताओ वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कहाँ होगा? कहाँ होगा? इतना उतार लीजिए और इसका पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको अंतर बतलावेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच में अंतर, कि दोनों प्रतिबिंब में क्या क्या अंतर होता है, इसलिए मैं बताऊंगा। क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव प्रतिबिंब से बराबर पूछता है कि बताइए स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब पर्दा, स्क्रीन का मतलब पर्दा पूछता, बताइए स्क्रीन पे किस प्रतिबिंब को उतारा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब को कि काल्पनिक प्रतिबिंब को? वास्तविक प्रतिबिंब को। यानी हम लोग का फोटो जब खिंचाता है तो हम लोग का चेहरा छप जाता है रील में, कैमरा में कैद हो जाता है कि नहीं? तो वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब का? तो वास्तविक प्रतिबिंब का। कौन प्रतिबिंब का? अब पूछता है कि बताइए है ना स्क्रीन पे पर्दे पर उतारा जाता है किस प्रतिबिंब को? वास्तविक प्रतिबिंब को, काल्पनिक प्रतिबिंब को? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है, ना कि काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ में आया? काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ कल्पना करते हैं, उसे हम देख नहीं सकते, परंतु वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग देख सकते। कोई दिक्कत? तो इसलिए वो दोनों के बीच अंतर होता है। तो यहाँ तक लिख लिए सब लोग, क्योंकि मेरे साथी लिख रहे थे तो लिख ही लेंगे, नहीं लिखे हैं, इसको लिख लीजिए। टाइम हो गया? टाइम हो गया नहीं? तो देखिएगा पैकेज आप लोग के पास है कि नहीं है? तो यहाँ से फिगर के बाद से बहुत सारा पॉइंट दिया गया है पैकेज में, उसे आप पढ़ के आइएगा कि ताकि फिर हम चर्चा करें तो आपको कुछ बातें याद आते रहे। ठीक है? चलिए हाँ, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। जो भी टाइम लगेगा समतल दर्पण पढ़ने में ही ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि तो एक बार समतल दर्पण समझ में आ गया तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण उतना समझने में देर नहीं लगता। इसलिए थोड़ा सा इसमें स्लो हमको चलना है। अगर इसी में फास्ट भाग गए तो गोलीय दर्पण भी पता नहीं चलेगा, जब गोलीय दर्पण पता नहीं चलेगा तो लेंसो फिर पता नहीं चलेगा, जब लेंसो पता नहीं चलेगा तो फिर मानव में तो पढ़ाई में तो और नहीं पता चलेगा। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उसी को आप पहले पूरा समझ लीजिए, ताकि आगे जो पढ़ेंगे वहां ज्यादा दिक्कत ना हो।